मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र मोदी जो अत्यंत गरीबी और संघर्ष से भरे जीवन से उभरकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय कर चुके हैं, जिन्होंने विश्व स्तर पर भारत को वो प्रसिद्धि दिलवाई जिसके हम हकदार थे और जिनकी एक आवाज से ही ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की सरकारें हरकत में आ जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि उन्हीं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से पहले केंद्र के मंत्री बनने का अनुभव ही नहीं था? तो फिर साल 2014 में भाजपा ने उन्हें सीधा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाकर चुनावी मैदान में क्यों उतारा? गुजरात की किसी भी सीट से आसानी से चुनाव जीतने के रास्ते को छोड़कर उन्होंने वाराणसी से चुनाव क्यों लड़ा? नरेंद्र मोदी के हृदय में देश के गरीबों के उत्थान का संकल्प कब और कैसे जागृत हुआ? और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने वो कौन से फैसले लिए जिनसे देश की तकदीर बदल गई? जानेंगे नरेंद्र मोदी की अनसुनी अनकही कहानी के चौथे अध्याय में। साल 2013 कांग्रेस की यूपीए सरकार के 2G स्पेक्ट्रम केस, कोयला स्कैम और कैश फॉर वोट स्कैम जैसे करप्शंस का भांडा फूट गया था। लोगों में यूपीए सरकार के प्रति आक्रोश था और भाजपा के लिए 2014 आम चुनाव जीतने का सबसे बड़ा मौका था। लेकिन सवाल यही था कि प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार बनेगा कौन, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी की उम्र 86 साल हो चुकी थी और अटल जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया था। तभी भाजपा के आला कमान की नजर पड़ती है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिन्होंने 90 के दशक में न सिर्फ भाजपा को देश भर में प्रसिद्धि दिलवाई थी बल्कि 3 बार गुजरात के चुनाव जीतकर हैट्रिक भी लगाई थी। इसलिए दिल्ली से उन्हें बुलावा भेजा जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री बनने की रेस में हिस्सा लेना तो दूर की बात, आज तक वो कभी लोकसभा के सांसद तक नहीं बने थे। लेकिन भाजपा को पूरा भरोसा था कि नरेंद्र मोदी एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं। मित्रों, उस वक्त नरेंद्र मोदी को गुजरात में हराना नामुमकिन था, इसलिए भाजपा के आला कमान ने उन्हें गुजरात की 26 सीटों में से कोई भी सीट चुनने की सलाह दी। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि नरेंद्र मोदी का कहना था कि अगर मैं गुजरात से बाहर ही नहीं निकलूंगा तो देश कैसे चलाऊंगा, इसलिए उन्होंने वाराणसी की सीट चुनी। हालांकि सेफ्टी के लिए भाजपा के हाईकमांड ने उन्हें बड़ोदरा सीट से भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए कहा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पार्टी ने नरेंद्र मोदी को अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में पेश कर दिया। श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। दिसंबर 2013 में नरेंद्र मोदी चुनावी उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचे, जहां उनके लिए प्रचार रैली का आयोजन किया गया था। लेकिन रैली में जाने से पहले वो काशी विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। फिर रैली में पहुंचकर उन्होंने कहा, मैं भगवान सोमनाथ की भूमि से बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने आया हूं। अगले कुछ महीनों में न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरे देश की जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा दिखाया और चुनावी रिजल्ट्स ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ वाराणसी और बड़ोदरा में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की, बल्कि उनकी आगवानी में भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटों पर जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। केंद्र में आई भाजपा के नए एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार और 45 सालों के संघर्ष के बाद नरेंद्र मोदी बनने वाले थे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक। 26 मई 2014 स्वतंत्र भारत में पहली बार एक ऐसे व्यक्ति ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने की तैयारी की जो अपने दम पर एक गैर कांग्रेसी पार्टी को लोकसभा में बहुमत दिला चुका था। इस कार्यक्रम में शरीक होने भाजपा और विपक्ष के प्रमुख नेता तो आए ही थे, साथ ही प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के भी सभी शासनाध्यक्ष भी शामिल हुए थे, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान भी शामिल था। इन प्रमुख नेताओं के बीच नरेंद्र मोदी स्टेज पर आए और उन्होंने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनकर सदियों से देश पर राज कर रही कांग्रेस सरकार का तख्ता पलट दिया था, तभी एक सभा के दौरान आडवाणी जी ने कहा था कि नरेंद्र भाई ने भाजपा का हिस्सा बनकर कृपा की है, जिसके उत्तर में पीएम मोदी के आंसू छलक गए थे। मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। आगे उन्होंने रोते हुए कहा था कि जैसे भारत मेरी माँ है, वैसे ही भाजपा भी मेरी माँ है। बेटा कभी माँ पर कृपा नहीं कर सकता, बेटा सिर्फ समर्पित भाव से माँ की सेवा करता है। कृपा तो भाजपा पार्टी का है, जिसने मुझे भारत माँ की सेवा के लिए अवसर दिया। जैसे भारत मेरी माँ है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। पीएम मोदी के साथ काम करने वाले बताते हैं कि वो अपने आसपास के छोटे से बड़े हर व्यक्ति की इज्जत करते हैं, कभी किसी से तू तड़ाक में बात नहीं करते। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि उनके साथ काम करने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है। 27 मई 2014 प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने पहली कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें काले धन पर कार्रवाई के लिए SIT गठित कर दी गई, जिससे यह साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगे। 3 महीने बाद 15 अगस्त 2014 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार लाल किले पर देश का तिरंगा फहराया और स्वच्छता अभियान की घोषणा कर दी। टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। 2 अक्टूबर के दिन खुद पीएम मोदी ने देश में स्वच्छ भारत अभियान की नींव रखी। गांधी जयंती के इस पर्व पर नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी पहुंचे और झाड़ू उठाकर 80 घाट पर सफाई की। इस अभियान में देश के प्रमुख नेताओं से लेकर फिल्मी सितारों तक हर आम और खास लोग जुड़े, और यह अभियान सिर्फ शुरू करके नाम कमाने की खातिर नहीं था, बल्कि 5 साल बाद साल 2019 में भी नरेंद्र मोदी अपने निश्चय पर अडिग थे, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फरवरी 2019 में पीएम मोदी प्रयाग में संगम के तट पर सफाई कर्मियों के पांव पखारते नजर आए। वो देश के सबसे कमजोर और सबसे गरीब लोगों के पांव अपने हाथ में उठाकर बड़ा संदेश दे रहे थे। इस अभियान के तहत देश के 6 लाख गांव में 10 करोड़ टॉयलेट बनाए गए, गंदगी से फैलने वाली बीमारियों को कंट्रोल किया गया, वुमेन सेफ्टी को बढ़ावा दिया गया और स्वच्छता और टॉयलेट्स को लेकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 55 करोड़ भारतीयों की सोच बदल कर रख दी गई। और आज स्वच्छ भारत अभियान को हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार इसे लेकर जोरों शोरों से काम कर रही है। नरेंद्र मोदी ने बचपन में अपनी मां हीराबा को खाना पकाते समय धुएं से परेशान होते हुए देखा था। उन्हें याद था कि कैसे उनकी मां भोजन पकाते समय चूल्हे में फूंक मारते हुए हाँफ जाती थी और उनकी आंखों से आंसू निकल जाते थे। इसलिए गुजरात के मुख्यमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने अपने राज्य में हर घर LPG गैस सिलेंडर पहुंचाने का अभियान शुरू किया और प्रधानमंत्री बनने के बाद वे इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले आए, जिसके लिए 1 मई 2016 के दिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई, जिसमें गरीब परिवारों को मुफ्त में LPG सिलेंडर और चूल्हा बांटने का अभियान शुरू हुआ। इस योजना का लक्ष्य था मार्च 2020 तक देश भर के 8 करोड़ घरों में LPG कनेक्शन पहुंचाना, लेकिन ये लक्ष्य तय सीमा से पहले ही हासिल हो गया और 7 सितंबर 2019 के दिन नरेंद्र मोदी ने खुद औरंगाबाद में एक परिवार को 8 करोड़वां कनेक्शन सौंपा। इस योजना ने देश में LPG कवरेज को 62% से बढ़ाकर 99.8% तक पहुंचा दिया। आज देश के घर घर में गैस सिलेंडर है, जो काफी बड़ी उपलब्धि है। गरीबों के बीच गांव में बिताए बचपन ने ही नरेंद्र मोदी को गरीबों के लिए पक्के मकान, अच्छी सड़कें, शुद्ध पेयजल, LPG कनेक्शन और 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते ही इन कामों को शुरू किया था। हालांकि आप में से काफी कम लोग ये जानते होंगे कि नरेंद्र मोदी का बचपन तो अत्यंत गरीबी और संघर्षों में बीता, लेकिन उन्होंने देश के हर व्यक्ति की भलाई का दृढ़ निश्चय तब लिया जब उन्होंने बड़े होकर एक माँ और बच्चे का दुख एक बार फिर से महसूस किया, जिसके बारे में उन्होंने गुजरात के डॉक्टर अनिल रावल को बताते हुए कहा था कि मैं एक गांव में गया। उस वक्त मैं संघ का स्वयंसेवक था और दोपहर के 1 बजे थे। अब जो स्वयंसेवक होते हैं वो भोजन करने दूसरे स्वयंसेवक के घर जाते हैं। तभी वहां मैं एक स्वयंसेवक के घर गया जो एक झोपड़ा था।
उस झोपड़े में वो स्वयंसेवक, उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था। तभी उन्होंने मुझे खाने के बारे में पूछा और मैंने हाँ कह दिया। उनकी रसोई तो छोटी और खाली थी, लेकिन दिल बड़ा था, इसलिए उन्होंने मुझे एक उबड़ खाबड़ थाली में आधी बाजरे की रोटी और एक छोटी सी कटोरी में दूध परोसा। उस वक्त सामने माँ की गोद में वो बच्चा बैठा हुआ था। परोसा गया दूध उसकी नजर में था। तभी मैं समझ गया कि वो दूध उस बच्चे का है जो मुझे परोसा गया है। मैंने कहा कि मैं बाहर से नाश्ता करके आया हूं, इसलिए मुझे उस रोटी का चौथा हिस्सा दो, और वह आधा टुकड़ा मैंने पानी के साथ खाया। जिसके बाद उस माँ ने दूध की कटोरी अपने बच्चे को दे दी और वो बच्चा एक एक घूंट में पूरा दूध पी गया। तभी उस बच्चे को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने अंतिम मानव के उत्थान का दृढ़ निश्चय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा गरीब महिलाओं और किसानों की चिंता रही, जिसके लिए जरूरी प्रावधान करते हुए पीएम मोदी बड़े संस्थागत सुधारों की राह पर तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने योजना आयोग की जगह नई जरूरतों के हिसाब से नीति आयोग की स्थापना की। शैल कंपनियों पर लगाम लगाई गई, आईबीसी कोड बनाया गया, बैंक का कर्जा न चुकाने वाले बड़े उद्योगपतियों पर कार्रवाई शुरू हुई। प्रधानमंत्री बनने के सिर्फ 2 सालों में नरेंद्र मोदी ने इतना कड़ा फैसला लिया जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी, और यह फैसला था रातों रात नोटबंदी करने का, जिससे देश में काले धन का खात्मा हो जाए। मोदी सरकार की यह पहल भी पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफी हद तक सफल साबित हुई। इस नोटबंदी के 9 महीने बाद जुलाई 2017 में उन्होंने जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स लॉन्च कर दी और देश के टैक्स सिस्टम में क्रांति ला दी। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। नई टेक्नोलॉजी और आईटी के नरेंद्र मोदी शुरू से हिमायती रहे। अपनी सरकार में कामकाज को असरदार बनाने और आम जनता की सुविधा के लिए नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया। अगले कुछ सालों में डीजी लॉकर, उमंग, रुपे, भीम और यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म और एप्स के जरिए मोदी भारत को डिजिटल बना रहे थे। धीरे धीरे यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म्स और एप्स के जरिए पूरे भारत में यह प्रसिद्ध हुआ और देशवासियों के जीवन को आसान बना दिया। बल्कि दूसरे देश ने भी इसे अपनाना शुरू किया और आज दुनिया भर में जितनी भी डिजिटल पेमेंट्स होती हैं, उनमें से 46% तो केवल भारत में होती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश भर में गरीब किसानों से लेकर मजदूरों को बैंक अकाउंट खुलवाए गए और उसमें सब्सिडी और योजनाओं के लाभ भेजकर प्रधानमंत्री मोदी ने मिडिल मैन को हटा दिया, जिससे जनता के लिए लॉन्च हुए अभियानों का फायदा डायरेक्ट जनता को मिला और भ्रष्टाचार कम हुआ। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ ऐसे कड़े फैसले लिए जिसके बारे में पुरानी सरकारों ने सोचा तक नहीं था। जैसे उन्होंने कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा दिया, 3 तलाक की प्रथा को गैर कानूनी करार करते हुए महिला समाज में उनका हक दिलवाया, सालों से चले आ रहे अयोध्या भूमि विवाद का समाधान लाकर राम मंदिर बनवाया और सालों की तपस्या बाद रामलल्ला घर विराजे। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक करवाई और पीओके में आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। साथ ही विश्व स्तर पर भारत को दुनिया की 5 महाशक्तियों की सूची में लाकर खड़ा कर दिया और वो हक दिलवाया जिसका भारत हकदार था। और अब अपनी तीसरी टर्म में नरेंद्र मोदी ने देश को और ज्यादा आगे ले जाने का वादा किया है। तो मित्रों, आपके हिसाब से भारत में अब तक के सबसे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री कौन है और क्यों? कमेंट्स में अपनी राय बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि अगली सीरीज में आप इस महान भारत के कौन से महान व्यक्ति के जीवन को करीब से देखना चाहते हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए। इस सीरीज के पिछले पार्ट्स को आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं और हां, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।